हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एंड नोट्स की। किसकी? बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस जो भी है सबसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूछे जा सकते हैं बोर्ड में वो पढ़ाएंगे। ऑलराइट, तो देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किसी एक बोर्ड को लेकर के नहीं है, सारे बोर्ड्स को लेकर के है, चाहे वो आईसीएसई, सीबीएसई, चाहे स्टेट बोर्ड, रीजनल बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, ठीक। एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो है, मैंने दोनों में अपने सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। इंग्लिश में भी डेफिनेशंस लिखी है एंड हिंदी में भी बहुत अच्छे से बोल के बताया हुआ है हर चीज़ को, जो भी मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस में बताया, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ताकि सब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ सकें। जीन क्लोनिंग क्या होता है? बहुत सारी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाना, किसी एक जीन की बहुत सारी कॉपीज़ बनाना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपीज़ बनाना, ताकि जब उसका बहुत सारी कॉपीज़ बन जाए, हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो हम उसको स्टडी कर सकें कि क्या जीन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी, किस चीज़ के लिए है, क्या कोड कर रहा है, उसकी स्टडी कर सकें, एंड अगर यूज़फुल है तो उसे यूज़ भी कर सकें, ठीक। यानी कि मेक डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या करेंगे? मेकिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ अ जीन फॉर डिफरेंट पर्पसेस स्टडीइंग वगैरह जो भी हो जाए, जिस भी चीज़ के लिए वो लोग बनाए जीन। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं जीन ट्रांसफ़र की। जीन ट्रांसफ़र क्या होता है? किसी एक सेल में दूसरा जीन ला करके ट्रांसफ़र करना, इंट्रोड्यूस कराना कहलाता है जीन ट्रांसफ़र। यानी कि पर्पसली जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सेल फॉर रेप्लिकेशन, ठीक, ताकि उसकी हमें बहुत सारी कॉपीज मिल पाए, फॉर मेकिंग कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? मैनिपुलेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ जीनोम, ठीक। यानी कि जीनोम की स्टडी करना, उसको मैनिपुलेट करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग बताता है ना, जो डीएनए ऐसे पूरा एक होता है, उसको तोड़ना, डीनेचुरेशन करना, मैनिपुलेट करना, उनको मल्टीप्लाई करना वगैरह, ठीक। मैनिपुलेटिंग and altering genome, ठीक। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक। पॉइंट फ्रॉम विच रेप्लिकेशन बिगिंस या स्टार्ट्स, ठीक। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? अब याद करो, हम लोग ने पढ़ा था PBR 322 वाले पोर्शन में, जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है उसका काम पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करता है। रिकॉम्बिनेंट्स या ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ें होती है, उनको अलग करता है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जो कि ग्रो हो ही नहीं सकते हैं, एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकॉल वगैरह में, उनको अलग करता है। जो नहीं ग्रो हो सकते हैं उनको रिमूव कर देता है, एंड जो ग्रो हो सकते हैं यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं उनको ग्रो कराता है, ठीक। यानी कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करता है, रिकॉम्बिनेंट को ग्रो कराता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिमूव करता है, ठीक। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो होते हैं जो डीएनए के सेगमेंट को कट करने में हेल्प करते हैं, ठीक। कट्स दी सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक लार्ज पार्ट क्या होता है? एंजाइम, एक बड़ा एंजाइम क्या होता है? बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियेजेस यूज करते हैं, हाँ, ठीक। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में न्यूक्लियेजेस यूज करते हैं जो कि डीएनए कट करता है। यानी कि कह सकते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोल देते हैं, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस भी बोल देते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? जो डीएनए सेगमेंट को बीच से कट करे एंडोन्यूक्लियस, जो साइड से कट करे वो एक्सोन्यूक्लियस, ठीक। इल्यूशन क्या होता है? देखो, जो हमने बताया था, जब सेल में हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं जब सेल में जीन या डीएनए,
तब इल्यूशन, देखो याद करो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक चीज हमने पढ़ाई थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में था क्या, इल्यूशन। इल्यूशन यानी कि कटिंग ऑफ डीएनए। एग्रॉस जेल से याद करो, बताया था एग्रॉस जेल से डीएनए को कट करना कहलाता है इल्यूशन। ठीक, यानी कि कटिंग ऑफ डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में था ये पार्ट। ठीक, दोनों मिक्स ना कर देना कि कटिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट ये भी है, कटिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट ये भी है। ये एक प्रोसेस का एक छोटा सा कीवर्ड है जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक थी, उसका एक कीवर्ड है इल्यूशन, एंड ये तो यूज होता है, एंजाइम है। ठीक, अब लाइसोजाइम, सेल्यूलेस, काइटिनेस। सेल में बैक्टीरियल सेल हो, चाहे फंजाई सेल हो, फंजाई के सेल हो, फंजाई हो, चाहे प्लांट सेल हो, डीएनए डालने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको कंपैटिबल बनाना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर डीएनए जा सके। ठीक, पोर्स बनाने पड़ते हैं, तो उनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसॉल्व करने के लिए यूज होते हैं ये एंजाइम। ठीक, लाइसोजाइम यूज होता है जब बैक्टीरियल सेल हो, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए यूज होती है। सेल्यूलेस प्लांट सेल के लिए सेल्यूलेस यूज होती है, एंड काइटिनेस फंजाई के लिए यूज होती है। ठीक, अब पीसीआर क्या होता है, पीसीआर वो मशीन होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर ऐसी रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हम लोग एक डीएनए के पार्टिकल से या एक जीन से बहुत सारे जीन्स इंस्टेंटली बना सकें। ठीक, वैसे उस रिएक्शन को कहते हैं पीसीआर। पीसीआर में था, याद करो, डीएनए सेगमेंट को एनीलिंग करना, पहले डीनेचुरेशन करना, फिर एक्सटेंशन करना, फिर एनीलिंग वगैरह, वो सारा पार्ट था, वो पीसीआर का था। मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं कि एक प्लाज्मिड लिया, उसमें डीएनए का पार्ट जोड़ दिया, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब उसका डीएनए का पार्ट जोड़ने के बजाय प्रोटीन का पार्ट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, लाइगेट कर देंगे, तो वो कहलाएगा क्या, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये आर रिप्रेजेंट्स रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बायोरिएक्टर्स की। बायोरिएक्टर्स क्या होता है, देखो बायोरिएक्टर सिंपली एक मशीन जैसा होता है जहाँ पे इंस्टेंटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो उसमें रॉ मटेरियल्स हम लोग डाल देते हैं, लेकिन इसका एक स्मार्ट फंक्शनिंग क्या होती है इसकी, बायोरिएक्टर्स की, कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बहुत ज्यादा कॉपीज उसकी बन जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। ठीक, प्लस होता क्या है, जैसा टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, जो भी चीज़ें रिक्वायर होती है, जैसे प्रेशर में, जिस प्रेशर में उस पर्टिकुलर डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करना है, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे जो भी हमारा कंडीशन है उसमें हम लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खूब सारी कॉपीज करनी है, वो इंस्टेंटली इसके अंदर हो जाता है। ठीक, जैसे पीएच, सॉल्ट, टेम्परेचर जो भी इसके अंदर सेट होना होता है अपने हिसाब से सेट हो जाता है। सो दीज आर स्मार्ट इनफ फॉर दोज। ठीक, यानी कि इसमें पीएच जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, या प्रेशर, या और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, ठीक, जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, उसमें हम लोग अपने आप ये बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। करना क्या पड़ता है, बस हम लोग को रॉ मटेरियल्स डालने पड़ते हैं। अब रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, तो हमें पता है कि देखो सबसे पहले तो एक डीएनए रॉ मटेरियल होगा, फिर एक वेक्टर रॉ मटेरियल होगा, फिर दूसरी चीज़ लाइगेट करने के लिए लाइगेजेस एंजाइम जो होंगे वो रॉ मटेरियल होंगे। ठीक, अब स्पूलिंग, देखो स्पूलिंग क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्पूलिंग करते हैं जब हम लोग तो 10% एथेनॉल सोल्यूशन के साथ करते हैं, यानी कि एथेनॉल जो होता है उसको लेते हैं, जिस मीडियम में डीएनए पड़ा होता है, डीएनए को हम लोग ने अलग करा होता है, उसको बाकी मैक्रो मॉलिक्यूल्स अलग करने के लिए उसके साथ स्टिर करते हैं इथेनॉल के साथ। ठीक, स्टिर करने के बाद जब इथेनॉल के साथ स्टिर करते हैं, चिल्ड इथेनॉल के साथ, होता क्या है कि जो डीएनए के फाइबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक, स्पूलिंग करी जाती है हमेशा 10% एथेनॉल सॉल्यूशन के साथ। ठीक, स्टिरिंग करते हैं, फिर डीएनए फाइबर्स अलग हो जाते हैं। ठीक,
डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन हमें पता है, देखो हम लोग ने बायोलिस्टिक, जीन गन्स, उन सब में डिसआर्म्ड पैथोजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोग ने? देखो पैथोजन लिया, उसकी पैथोजेनिक एक्टिविटी सीज कर दी, खत्म कर दी, फिर उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल करके हम लोग ने उस पैथोजन को किसी बैक्टीरिया में डाल दी ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। ठीक, तो वो डिसआर्म्ड पैथोजन कहलाता है जब उसकी पैथोजेनिक एक्टिविटी सीज कर दी जाती है। पैथोजेनिक एक्टिविटी इज सीज्ड। देखो मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको जैसे ही टर्म आए, पूछा जाए, आंसर में लिखना पड़े, तो तुरंत ये कीवर्ड्स जो है स्ट्राइक कर जाए आपकी ब्रेन में, तुरंत टिप्स पे याद होने चाहिए ये सारे कीवर्ड्स। ठीक, अब रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस क्या होता है? देखो रेट्रोवायरस में बेसिकली करते क्या है कि रेट्रोवायरस में हम लोग कोई भी अपना जीन ऑफ आर डिजायर हम लोग उसमें डाल देते हैं। ठीक, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है रेट्रोवायरस में डाल करके हम लोग किसी ई कोलाई में या किसी बैक्टीरिया में उसको डाल देते हैं। ठीक, तो रेट्रोवायरस बैक्टीरिया में डालते हैं, बैक्टीरिया में रेट्रोवायरस डालते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट, रेट्रोवायरस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की ढेर सारी कॉपीज करने के लिए हम लोग उसको बैक्टीरिया में डालेंगे। गॉट इट? लाइगेजेस, लाइगेजेस का क्या काम होता है? लाइगेजेस आर बायोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर ग्लू कह सकते हैं, या बायोलॉजिकल ग्लू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से। ठीक, बायोलॉजिकल ग्लू। ठीक, वेक्टर जो किसी चीज को कैरी करे, किसको कैरी करे? एलियन डीएनए को कैरी करे, एलियन डीएनए को कैरी करे। कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल क्या होता है? देखो जब तो जो सेल होता है, होस्ट का सेल, कैसे बैक्टीरिया का सेल या प्लांट का सेल, वो होस्ट हो गया, और उसको कंपैटिबल बनाना, कंपिटेंट मतलब कंपैटिबल बनाना। ठीक, कंपैटिबल कैसे बनेगा? जैसे याद करो हम लोग ने पढ़ा था कुछ लेक्चर्स पहले ही कि कैल्शियम, ये जो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना पहला फंक्शन होता है, क्योंकि डिसॉल्व करेंगे तभी तो कोई फॉरेन डीएनए उसके अंदर जा पाएगा। उसको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग ने हीट शॉक मेथड और कैल्शियम आयन के साथ उसको स्टिर करा था डाइवेलेंट कैटायन के साथ, तब जाकर के वो उसमें पोर्स बने थे मेम्ब्रेन में, एंड फिर वो डीएनए फाइनली डेफिनेशन क्या हुई कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के लिए कि जो होस्ट का सेल है, यानी कि जो एनिमल या प्लांट सेल कोई भी सेल है, उनको इस तरह कंपैटिबल बनाना ताकि वो फॉरेन जीन जो है अपने अंदर ले सके। ठीक है, जैसे याद करो हम लोग ने पढ़ा था कि कैल्शियम आयन से जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको बैक्टीरियल सेल को, जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको स्टिर करते हैं कैल्शियम आयन में डाइवेलेंट कैटायन में, जिससे कि उसकी जो सेल होती है उसमें पोर्स बन जाते हैं। पोर्स बनने की वजह से जो डीएनए होता है वो उसके अंदर आ जाता है, वो ले लेता है डीएनए। ठीक, तो उसको कंपैटिबल बना रहे ताकि वो डीएनए अपने अंदर ले सके। अब एम्प्लीफिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन। ठीक, स्टिकी एंड्स। अब देखो जब हम लोग डीएनए के सेगमेंट्स को ज्वाइन करते, जैसे ये देखो, एक डीएनए ये था, एक डीएनए ये था, दो डीएनए सेगमेंट से एक फॉरेन डीएनए होगा। ठीक, एक फॉरेन डीएनए हो गया और एक नॉर्मल डीएनए हो गया, वेक्टर की तरह जो काम कर रहा है। ठीक, अब हुआ क्या कि यहाँ पे से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से यहाँ पे क्लीवेज बन गया, यानी कि यहाँ पे जो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे वो टूट गए, वो अलग हो गए। ठीक, और यहाँ पे हो गए और यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया, क्योंकि इन दोनों को आपस में जुड़ना है, इसमें इस तरह से होगा, ये इस तरह से है तो इसमें पर से ये हट गया, तो क्योंकि इन दोनों को आपस में जुड़ना है, तो ये जो होते हैं प्रोजेक्शंस, यानी कि ये अलग से और ये अलग से, ये दोनों कहलाते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक, लाइगेजेस की वजह से दोनों लाइगेट हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? जो ना समझ में आई है, जो मेरे से छूट गया हो, इनकेस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन क्या होता है? डीनेचुरेशन यानी कि
पीसीआर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये डीएनए सेगमेंट है, इसको बीच से तोड़ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको बीच से तोड़ना कहलाता है डीनेचुरेशन। एनीलिंग क्या होता है? एनीलिंग कह सकते हैं या फिर लाइगेशन कह सकते हैं। ठीक, एनीलिंग में होता क्या है? डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आरएनए प्राइमर जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज हमें पता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखती है। ठीक, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक यहाँ लग जाएगा आरएनए प्राइमर, एक यहाँ आरएनए प्राइमर लग जाएगा। ठीक, आरएनए प्राइमर लग जाएगा। फिर ये स्टेप लाइगेट की हो जाएगा ना, कह सकते हैं लाइगेज एंजाइम की हेल्प से लाइगेट हो जाएगा, एनील हो जाएगा। एक्सटेंशन में क्या होता है? ये जो चेन्स होती हैं ये एक्सटेंड हो जाती हैं इधर। ठीक, आगे समझ में? तो ये थोड़े क्वेश्चंस थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हो गए। सो टिल नाउ यहाँ तक हम लोग की बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर जो था फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से बात करते हैं एप्लीकेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो एक तरह से कह सकते हैं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने सब अच्छे से पढ़ लिया बायोटेक्नोलॉजी का एंड लास्ट में रिवीजन करना है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद इट। एलाइसा क्या होता है? देखो, एलाइसा एक टेक्निक होती है कह सकते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? डिसीज कौन सी है, पर्टिकुलर बंदे को कौन सा पैथोजन है उसके अंदर। ठीक, जिससे कि पर्टिकुलर जो एंटीबॉडीज होती हैं, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज किसी पैथोजन के अगेंस्ट, उससे लड़ने के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही है पर्टिकुलर पेशेंट में, वो पता चल जाती है किससे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से। ठीक, टू आइडेंटिफाई या डायग्नोज डिसीज अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन, एंटीबॉडीज जो उसके अगेंस्ट बन रही हैं। ठीक, एंटीबॉडीज बन रही है बाय एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन या रिएक्शन। ठीक, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनके जीन्स से हम लोग छिड़काव करते हैं, यानी कि ऑल्टर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक, जिनके जीन्स को हम लोग ने मैनिपुलेट या ऑल्टर करा है। ठीक, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा है हम लोग ने, उसके जीन्स का जो जेनेटिक जो भी उनका था जीनोम में चेंजमेंट करा है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। बीटी क्या होता है? बीटी बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस। ठीक, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कह सकते हैं जो कि डिसीज कॉज करता है कॉटन की। ठीक, अब बीटी जो ये बीटी है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, इससे हम लोग लेते हैं, इसके जीन लेते हैं। वो जीन जो होता है हम लोग बीटी को जो नॉर्मल कॉटन होती है उसके अंदर जा डालते हैं, और बीटी कॉटन क्या होता है? जिसमें ये जीन हो, बीटी जीन हो, और वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, रेसिस्ट कर सके, रेसिस्ट अगेंस्ट पेस्ट्स। ठीक, बीटी जीन होगा क्योंकि इसमें क्रायोजीन क्या होता है? जो कि कोड करे बीटी जीन को, कोड्स फॉर बीटी। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? जो पैथोजन होता है उसको, जो डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, एमआरएनए की स्टेज में ही एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए उसके इंटरफेयर करने के लिए लगा दो ताकि वो आगे मल्टीप्लाई होकर के प्रोटीन ना बना सके। इंटरफेयर करेगा आरएनए एमआरएनए के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो इंटरफेयर करेगा, तो यहीं पे ये एक्टिविटी सीज हो जाएगी और वो आगे नहीं बन पाएगा, प्रोटीन में नहीं बन पाएगा। तो उसका वहीं पे वो ऐसी कंडीशन में जो पैथोजन होगा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी एक्टिविटीज सीज हो जाएंगी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो भी पैथोजन होगा वो इस कंडीशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए में, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए आगे डिवाइड होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑलराइट,
सी पेप्टाइड, अब हम लोग ने इंसुलिन इस तरह से पढ़ा था, उसमें जो एक्स्ट्रा ओवर हैंगिंग जो मैच्योर्ड इंसुलिन में नहीं होती वो कहलाती है सी पेप्टाइड। GEAC क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, कम्युनिटी या कुछ भी कह सकते, कमिटी लिख दे रही मैं, कम्युनिटी भी होता है, ठीक। तो इसका काम क्या होता है GEAC का? देखो बायो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये टॉपिक लास्ट ही वीडियो में कवर किया था मैंने। उसमें क्या बताया था मैंने कि जो क्रॉप्स या जो एनिमल्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर बार वो हम लोग के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, ठीक। तो जो जेनेटिक मॉडिफाइड, जो हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स बनाना होता है, प्लांट्स कह दो या कुछ भी कह दो, ट्रांसजेनिक बनाना होता है, उसको पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें नेगेटिविटीज़ क्या हैं, पॉजिटिविटीज़ क्या है। तो देखने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चलता है अगर पॉजिटिविटीज़ उसकी ज़्यादा होंगी तभी वो पास कर जाएगी, क्योंकि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन हमारी गवर्नमेंट मना करती है कि जो भी एनिमल्स है उनको ख़त्म करते जाना, तो वो बात सही नहीं होती। इसलिए जो भी वैक्सीन टेस्ट होनी होती है या जो भी ट्रीटमेंट करा जाता है तो वो पहले एनिमल्स में करा जाता है, और एनिमल्स में अगर वो हार्मफुल होगा तो एनिमल्स एक तरफ से ख़त्म होते जाएंगे अगर हम लोग सारे ट्रीटमेंट्स करते रहेंगे। तो इसीलिए पर्टिकुलर चीज़ का पहले पॉजिटिविटीज़ देखते हैं, फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। अगर पॉजिटिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, अगर उसके लाभ जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, तभी ये जो कमेटी होती है अप्रूव करती है कि हाँ ठीक है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो, वरना नहीं करने देती। गॉट इट? ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें हम लोग चेंजमेंट जिनके जीनोम में करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल की और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन हमेशा सेम होती है, ठीक। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनके जीन है, जिनके अंदर हम लोग फॉरेन जीन डाले, पर्पसली फॉरेन जीन डाले जिनमें, ठीक। बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी देखो होता क्या है कि एक टाइम पे मैंने ये भी लास्ट वीडियो में बताया था बायोपायरेसी क्या होता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं या जो क्रॉप्स होते हैं, करा क्या जाता है, उस समय फार्मर्स वगैरह ग्रो कर रहे थे, कैटल रियरर्स जो थे वो कैटल को रियर कर रहे थे, ठीक। जो भी ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर चीज़, जो भी ह्यूमन बींग्स पर्टिकुलर चीज़ की देखभाल कर रहे थे, पुअर लोग होते हैं वो लोग, ठीक। तो वो लोग लड़ रहे थे उन लोगों से, मल्टीनेशनल कंपनीज से, MNCs वगैरह से लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वो लोग इनकी चीज़, इनकी क्रॉप लेके जाते थे, उनमें चेंजमेंट करते थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते थे। तो ये मॉडिफिकेशन करने के बाद प्रॉफिट कंपनी को होता था, उनको सेल करके जो प्रॉफिट होता था कंपनी को होता था। तो फार्मर्स जो थे उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन सारी चीज़ों से। तो ये लोग आर्ग्यूमेंट करते थे कि हमारा प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, हम जो बना रहे हैं वो ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें चेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ जो है वो बेसिक चीज़ जो उसमें ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो तो उन्हीं ने ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ फार्मर्स वगैरह को। तो इसलिए आर्ग्यूमेंटेशन हुआ और बायोपायरेसी इसीलिए बनी कि पर्टिकुलरली ऑथराइज्ड वे में नहीं ले जाया जा रहा था और उसके पेमेंट भी नहीं करा जा रहा था फार्मर्स वगैरह जो भी उनकी, जिन्होंने जो चीज़ ग्रो करी थी उन सब की, ठीक। तो ये चीज़ आई बायोपायरेसी में। डेफिनेशन बुक की याद करना बायोपायरेसी की, क्योंकि उसी डेफिनेशन पे ही मार्क्स मिलेंगे। ADA क्या होता है? एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होता है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। अल्फा एंटीट्रेप्सिन, जीन थेरेपी मतलब जीन थेरेपी में क्या था, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे उनको बहुत छोटी एज में, बहुत चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में या एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही क्योर किया जा सकता है, वो जीन थेरेपी के थ्रू होगा, ठीक। अब अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन क्या था? अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन ह्यूमन प्रोटीन था, ठीक।
ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आएगा? देखो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन के हिसाब से, ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से जो पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा था ना, उतने ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? देखो जो पॉपुलेशन डेली डे बाय डे बढ़ रही थी, उन पॉपुलेशन को फूड पहुंचाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक कि हर जितना पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं, सबकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती। ठीक, अब जितनी क्रॉप्स ग्रो करी जा रही थी उतनी सफिशिएंट नहीं पड़ रही थी, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी उसके हिसाब से। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इनकी हेल्प से 3 गुना प्रोडक्शन जो था क्रॉप का वो बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। तो जो पॉपुलेशन बढ़ी तो उनको हेल्प मिली। ठीक, सबको इनफ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा था, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन का रेट था बढ़ने का वो बढ़ता गया, लेकिन जो क्रॉप्स थी वो उतनी सफिशिएंट नहीं पड़ी। तभी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ठीक, वरना ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी एक तरह से हेल्प करी थी एक समय में, जब उतनी पॉपुलेशन हाई नहीं हुई थी तब हेल्प करी थी। गॉट इट? अब मेलोइडे गाइनी, एक और टर्म याद कर लो, मेलोइडे गाइनी इनकॉग्निशिया जो होता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखो पूछा जा सकता है मेलोइडे गाइनी इनकॉग्निशिया के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि जो टोबैको रूट्स में डिसीज कॉज करे, स्पेसिफिक नीमाटोड है। ठीक, क्या है? मेलोइडे गाइनी इनकॉग्निशिया। स्पेलिंग में ध्यान देना, मेलोइडे गाइनी इनकॉग्निशिया। गॉट इट? ये एक स्पेसिफिक नीमाटोड है जिसका काम क्या कर रहा था, टोबैको की जो रूट्स थी उसको स्पॉइल कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होती है। हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन करे इस वीडियो में, बहुत सारे डिस्कस करे, बहुत सारे कीवर्ड्स डिस्कस करे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक, क्योंकि मेरा बेसिक एम ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑलराइट, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी एक न्यू चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी जो मैं। ठीक, तो कीप सपोर्टिंग माई चैनल, हिट लाइक button to this video and to the previous videos, and of course subscribe my channel, bell icon पे press करिए and share my videos to your friends and your dear ones. Bye bye.